Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु. So आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक ना स्टार्ट करते हुए कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे और कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस होंगे, कौन से वाले टॉपिक को हम लोग टारगेट करेंगे, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे. तो मैं बता दूं कि किसी एक पर्टिकुलरली टॉपिक को टारगेट ना करते हुए हम लोग हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को करेंगे. यानी कि हम लोग करने वाले हैं मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस या फिर बोल सकते हैं एक तरह का मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट. जैसे कि आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह देते होंगे तो उसमें जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, बस उसी पैटर्न पर उसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, हर एक उस टॉपिक को टारगेट करते हुए उस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक बहुत ही प्यारा सा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बनाया है. सो उम्मीद करूंगी कि हर एक क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे. ठीक है, अगर आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर भी करेंगे. और अगर आंसर नहीं आया इनकेस तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है. आप लोग मेरा जो सॉल्यूशन है जब मैं कराऊंगी उसको आप लोग देख करके चीजों को सीख सकते हैं. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को, यानी कि मिक्स क्वेश्चंस के इस बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट को. ठीक है, सो फटाफट से क्लास को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों में, अपने सारे भाई बहनों में जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके. और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए, जब भी कोई नई वीडियो डले तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप लोग फटाफट से उस वीडियो को देख सके. ठीक है, और जो भी नई चीजें क्लास में बताई जाती हैं उन सभी चीजों को सीख सके. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्वेश्चन की, इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया है किससे रिलेटेड है, आयु से, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ही एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है. मतलब आप समझ रहे हो, जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू होंगे, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चंस होंगे, यानी कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, बस तुम तो आंसर करते जाओ. ठीक है, इसने बोला है दो आदमी पी और क्यू की आयु का अनुपात इतना है. पी रेशो क्यू की आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है. ठीक है, 8 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान दे रखी है और 8 साल पहले की बात है कि उनकी आयु का रेशो कितना था, 7:13 था. ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी. क्वेश्चन है तो बड़ा ही इजी सा, बस चीजों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना. ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ रेशियो को चेक करो, क्या रेशियो बराबर है या फिर नहीं. यहाँ कितने का गैप है, 5 और 7 में 2 का, और यहाँ कितने का गैप है मैम, यहाँ तो हमारे पास में 6 का गैप है. मतलब वैल्यूज सही नहीं है, रेशियो सही नहीं है, रेशियो में कोई ना कोई गड़बड़ी दे रखी है, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रेशियो को बैलेंस करेंगे. बैलेंस कैसे करना है, इन दोनों में जितने का अंतर है उसकी गुना करा दो आप यहाँ पर, और इन दोनों में जितने का अंतर है उसकी गुना करा दो आप यहाँ पर. ये जाएगा 1 पे, ये जाएगा 3 पे, तो 2 और 6 से ही कराना जरूरी नहीं है. चीजों को क्यों इतना कैलकुलेटिव बनाना फालतू में, आप धीरे धीरे उनको आराम से भी कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ से रेशियो कितना बनेगा, 3 की 5 से कराऊंगे 15 और 7 दिया 21, यहाँ से जाएगा 7 और 13. अब चेक करो कितने का गैप है, अब चेक करो 7 दूनी 14 एक 15, 8 का गैप है. यहाँ कितने का गैप है, हमारे पास में 8 का गैप है. मतलब दोनों साइड का गैप बराबर है. इसका मतलब जो रेशियो को हमने बैलेंस किया है वो बहुत सही किया है, रेशियो हमारा बिल्कुल सही है. अब देखो हमारे अकॉर्डिंग कितने का गैप है, 8 का गैप है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का गैप है, क्वेश्चन ने भी तो 8 साल बाद की बात की है ना, 8 साल की बात कर रखी है, मतलब 8 बराबर 8 के 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 1 ही आ जाएगी. यहां तक हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से एक एक चीजें बहुत प्यारे तरीके से क्लियर होंगी, इतना मैं मान करके चलती हूँ. ठीक है, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन पर पूछा है उनकी वर्तमान आयु क्या होगी. अब ना ये गलती मत कर देना कि ये वाली चीजों को लेकर के चल रहे हो, जब रेशियो को हमने दोबारा बना ही दिया तो
इस रेशियो का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है, इस वाले रेशियो का कोई खास मतलब नहीं है। अब बस नीचे वाला रेशियो ही हमारे काम की चीज है, ऊपर वाला रेशियो तो गलत था एक तरह से, ये मान लो, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, यही तो थी ना, ये ऊपर वाली चीजें थी प्रेजेंट वाली, ये थी 8 साल पहले की, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, यानी कि 15:21 है ना। यहाँ से सही आंसर क्या बनेगा हमारे पास में, 15:21, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, जिस किसी का भी आंसर आया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है ना। पहला ही इतना बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस का खाता खुल गया, और इतने प्यारे से क्वेश्चन से खाता खुला है, मजा आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इतना प्यारा सा क्वेश्चन है कि अगर आता है तो बिना पेन उठाए उड़ाएंगे, और नहीं आता तो इसमें उलझ करके रह जाएंगे कि भाई ये क्या पूछ लिया, है ना। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करिए, कितना आएगा, फटाफट से आंसर बताइए क्वेश्चन का कितना आएगा, ठीक है। इसने बोला था निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ध्यान रखना। इंग्लिश में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसी कौन सी डिजिट है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ध्यान रखना। अब एक बात मेरी याद रखो, क्या अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है, परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है, तो लास्ट में क्या नहीं होना चाहिए, 2 3 7 8, है ना, ये नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए। मैम ये क्या है, 2 3 7 8 लास्ट में नहीं होगा, मतलब मैंने मान लो आपको कोई डिजिट दे दी, 2 3 4 1 2 1 9 2 9 2 4 8 1 2, ठीक है। अब बताइए परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं। तो सबसे पहले पहचान यही है कि अगर लास्ट में 2 3 7 8 है, 2 3 7 8 में से कुछ भी है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कहने का मतलब बस यही है, ठीक है। तो क्या मैम बस यही एक पहचान है परफेक्ट स्क्वायर निकालने की, ऐसा भी तो कई बार हमने देखा है, कि परफेक्ट स्क्वायर होता है, या फिर ना मतलब लास्ट में इनके अलावा कोई डिजिट होगी बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता कई बार। तो इस टाइप की दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं एक और ऑप्शन आप लोगों को बता देती हूँ, आपको दूसरा वाला मेथड यूज करना है। और दूसरा वाला मेथड क्या है हमारा, डिजिटल सम का। दूसरे वाला आपका मेथड क्या है, डिजिटल सम आपको चेक करना है। क्या चेक करना है कि उनका जो डिजिटल सम है वो 1 4 7 या फिर 9 ही आना चाहिए, 9 ही आएगा। अगर ये डिजिटल सम आ रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर हुए दोनों के दोनों पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों की दोनों, अपना नोट कर लेना, अपना दोनों के दोनों पॉइंट्स को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट तो क्या, इनको दिमाग में ही छाप लो ना, सीधा याद ही कर लो चीजों को, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मैम, लास्ट में 2 3 7 8 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। लास्ट में कितना है, 3 है, मतलब ये भी हमारे पास में 2 3 7 8 क्या पूछ रखा था, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलो यहाँ कितना है, 3 है तो यही आ गया, 6 है तो हो सकता है ना, 4 है तो भी हो सकता है, 1 है तो भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, इनमें से कोई भी एक संख्या है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा, है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होगा। आई होप हर एक बच्चे को ये सेकेंड वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब डाउट ये आएंगे मैम फिर ये क्या खिचड़ी बनाई है, ये खिचड़ी मैंने उस केस के लिए बनाई है जब आपके एक से ज्यादा ऑप्शंस मैच कर जाएं, तो आपको उस टाइम पर इसी खिचड़ी का यूज करना है। क्लियर हुई चीजें, इस वाले क्वेश्चन में काम की नहीं थी मुझे पता था, बट फिर भी मैंने बताई है, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि यही क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। क्या पता चले कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ तो इसी टाइप से जाए और वहां पूछ लिया जाए कि एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके मैच हो रहे हैं, वहां क्या करोगे, फिर तो दिक्कत आएगी ना। तो इसलिए चीजों को थोड़ा सा एडवांस में लेकर के चलना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा। इसने बोला है 30 आम का क्रय मूल्य, यानी कि हमें दे रखा है क्वेश्चन किससे, लाभ और हानि, जो कि मोस्टली हर एक बच्चे का नहीं, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है कि मैम इन वाले क्वेश्चंस को करने में तो मजा आता है ना। सो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करिए।
इसने बोला है 30 आम का क्रय मूल्य, है ना। 30 को एज इट इज लिखो, का मतलब मल्टीप्लाई, और क्रय मूल्य यानी कि सीपी, है ना। 40 आम के मतलब मल्टीप्लाई, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है ना। क्या है यहां से हमारे पास में बराबर है। अब क्या करें, यहां से वैल्यूज निकाल लो। सबसे पहले तो ये जीरो ही हटा दो या रहने दो, जीरो भी रहने दो, सीधा सा क्वेश्चन करो। आमने सामने वाली वैल्यू आंसर है, सीपी के सामने है 40 तो इसका आंसर हो गया, और एसपी के सामने 30 है, यानी कि हमारा सीपी कितना हो गया 40, और हमारा जो एसपी है वो कितना हो गया 30। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से क्या करना पड़ेगा हमें, देखो पूछा है उसने क्या, लॉस प्रतिशत यानी कि हानि का प्रतिशत कितना है। 40 रुपए में कोई चीज खरीद के लाता है, उस बेवकूफ ने उसको 30 में बेच दिया, इसका मतलब उसको 10 रुपए की हानि हुई है। कितने पर होती है लाभ या हानि, हमेशा सीपी पर। सो नीचे कितना आएगा सीपी, और यहां से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 25%, है ना। कितने परसेंट का उसको लॉस हुआ है, हानि तो हुई है, वो बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बट कितने परसेंट की हानि हुई है, यहां आंसर कितना आएगा हमारे पास में 25%, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस। एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम, सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से सीधा खोपड़ी में घुस रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ रहे हैं। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, और अगर क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो मुझे क्लास को लाइक करके भी बता दो, ताकि मैं समझ पाऊं कि हाँ क्लास अच्छी लगी है ना। बच्चों का फीडबैक अच्छा गया है, पॉजिटिव गया है, मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो तो बच्चों को समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 किससे रिलेटेड है, फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, बट वो वाला क्वेश्चन था हमारा रेशियो से रिलेटेड, और ये वाला क्वेश्चन आ चुका है हमारा प्रोपोर्शन से रिलेटेड, है ना। अब मैम अलग अलग है, अब हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही में पढ़ा देते हैं, रेशियो को भी एंड प्रोपोर्शन को भी, बस थोड़ी सी चीजें अलग हैं इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, फटाफट से आंसर करिए कितना आएगा। जितने भी बच्चे क्लास को देखेंगे ना, सबको बोल देती हूँ, हर एक बच्चे को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है, चाहे आंसर आपका गलत आए या फिर सही आए, वो मुद्दा है ही नहीं, वो तो कोई टॉपिक है ही नहीं, बट मेन टॉपिक आपका ये है कि आप लोग आंसर कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन का। क्लियर हुआ? चलिए, पूछ रखा है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए ना, जिसको हिंदी में बोला जाता है चौथा समानुपात। फॉर्मूला होता है b इंटू सी बटे में a। अब मैम b c a ये क्या है, कुछ भी नहीं है, सबसे पहले जो डिजिट है उसको a मान लो, दूसरे वाली b और तीसरे वाली को c मान लो, और बस यहाँ पर पुट कर दो। b कितना है हमारे पास में 7, c कितना है 15, और बटे में आएगा हमारे पास में क्या a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में यहाँ से 3 से जाएगा कितने पे 5 पे, और 7 के 5 से करेंगे तो कितना आएगा 7 5 35, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी ने भी आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं? थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ ताकि स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग बहुत इजीली ले सके। ठीक है, फटाफट से बताइए क्या क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ है या फिर नहीं, क्या सारे के सारे क्वेश्चंस बढ़िया लग रहे हैं या फिर नहीं। और तब तक एक बात तो मुझे भी बता दो, है ना, जब तक तुम लोग मुझे इस चीज का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करोगे तब तक एक बात मुझे भी बता दो, क्या क्लास को शेयर कर दिया या फिर नहीं, है ना, क्लास को शेयर किया है या फिर नहीं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। बता तो क्या दो, जिसने कर दिया है बहुत बढ़िया बात है, पर जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है फटाफट से क्लास को शेयर भी कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 किससे रिलेटेड है। मैम क्वेश्चन तो लग रहा है थोड़ा बढ़िया सा है, दमदार सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले लो बट आंसर जरूर करना है। ठीक है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर थोड़ा बहुत बोल सकते हैं एलसीएम एचसीएफ से भी रिलेटेड बोल ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। मेन है हमारे क्वेश्चन समझ आए, मेन है क्वेश्चन का आंसर आए, है ना, ये सब तो बाकी की बातें हैं। देखो बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में
4 बचता है ना, 4 बचता है। यहां तक का एक क्वेश्चन ही अपने आप में, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट एलसीएम लेकर के उस मेथड से भी कर सकते हैं। मैं दोनों बता देती हूँ, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट करूँ, इसको 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता। अगर हम इसको सीधा उठाएं 12, 18, 24 और 30, है ना। यहां से अगर मैं करना चाहूँ, इसको मैं कॉमन 6 ही ले लूँ, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 6 5 30। यहाँ फिर से कॉमन ले लो, 2 कॉमन आएगा, यहाँ से जाएगा 3 पे, 2 दूनी 4 और 5। अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 6 दूनी 12, 12 5 60 और 3 दूनी 6, यानी कि ये बनेगा कितना, 660, है ना। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 360, सॉरी 6 6 36 और 1 0। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में 360 और शेष कितना बोला है, 4 शेष बचता है। ये तो वो संख्या है जो इन सब से पूरी की पूरी भाग जाएगी। हमें तो चाहिए 4 शेष भी बचे, बट वो 7 से पूरा का पूरा भाग जाए। तो फॉर्मूला तो हमारा यही बनता है 360 n प्लस में 4 बटे में 7, है ना। अब यहाँ ये क्या है, n क्या है, n हमारा वो फैक्टर होगा, सॉरी मल्टीपल, n हमारा वो मल्टीपल होगा जिसकी वैल्यू यहाँ पुट करके देखेंगे, n की वैल्यू 1 करेंगे, 1 से आंसर आ गया, ठीक नहीं आया तो फिर से देखेंगे, फिर 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, ऐसे n की वैल्यू को पुट करना है। जिस पर आंसर आएगा वही हमारा बेसिकली मल्टीपल होगा। इस केस में ऐसा कोई सीन मुझे लग तो नहीं रहा, मुझे n का फर्स्ट मल्टीपल ही लग रहा है, 364 बटे में 7, है ना। 7 5 35, 7 दूनी 14, ये जाएगा हमारे पास में 32 से पूरा का पूरा जा रहा है, यानी कि हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। n को जब हमने 1 पुट किया तो उसी से ही आंसर आ गया, और वो डिजिट क्या होगी, वो वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 364, यानी कि 364, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, किससे रिलेटेड दे रखा है हमें, क्वेश्चन ने दिया क्या है, एक बार फटाफट से क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद हम इसमें आंसर निकालेंगे, ठीक है। इसने बोल रखा है 15,400 की धनराशि इतने % वार्षिक ब्याज साधारण दर से 9 महीने, है ना। कितने का टाइम दे रखा है हमें, 9 महीने का ब्याज कितना होगा, यानी कि हमें बेसिकली निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, और कौन सा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालना है। फिर मैम इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो कि हमें करना चाहिए, ऐसा क्या है कि ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आ सकता है, ऐसा है आपके पास में टाइम और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की इतनी भयंकर से वैल्यू दे रखी है, ये दोनों चीजें। मैम टाइम क्या है, सबसे पहले मैं इसी को बता देती हूँ। वैसे तो सिंपल सा फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, आप सभी को पता भी होगा, मैं फिर भी लिख देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू में आर इंटू में टी बाय में 100। आई थिंक 8th या फिर 9th क्लास में ही हमें सिखा दिया जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का वो पावर वाला जो भयंकर सा होता है वो सिखा दिया जाता है। उन चीजों को साइड में करो। तो फॉर्मूला तो सबको पता है, बस इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये थी, इस क्वेश्चन को आपको कराने का जो टारगेट है वो यही था कि आपको ये चीज बता सकूं कि जो टाइम होता है वो महीने में ना लेते हुए हमेशा ईयर में यानी कि साल में हमें लेना है। क्लियर हुआ। टाइम जो वैल्यू लेते हैं वो हमेशा हम लोग किस में लेंगे, साल के अंदर। जैसे कि यहां पर देखो प्रिंसिपल कितना है 15,400, है ना। P इंटू में R कितना है 375, 0.5 है, पॉइंट हटेगा उसके नाम की 0। उसके बाद बोला है इंटू में टाइम, टाइम कितना है 9 महीने, बट हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, हम इसको कन्वर्ट करेंगे साल में, तो डिवाइडेड बटे 12, और नीचे 100 भी तो लगाते हैं ना, जो परसेंटेज के नाम का 100 भी तो लगाते हैं, वो भी तो बच रखा था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से छोटे मोटी कैलकुलेशन से छोटे मोटे हमें बस काटा पीटी करनी है और आंसर हमारे पास में सीधा आएगा।
आएगा, और छोटी मोटी लग तो नहीं रही है ना, ऑप्शंस को देख करके लग तो नहीं रही कि छोटी मोटी ही कैलकुलेशंस होगी। चलो 2 जीरो से, तो 2 जीरो सबसे पहले तो इसको ही साइड में कर दो, है ना। यहाँ से अगर मैं काटूं, 5 से जाएगा 2 पे, ये जाएगा 5 साते 35, 5 25, और 2 से कटेगा फिर ये 2 साते 14, 2 साते 14, 3 तिया 9, 3 से जाएगा 4 पे। इसके अलावा मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई वैल्यू कहीं किसी से कटेगी, ठीक है। अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो यहाँ हम लोग कर देंगे 20 से, है ना, सॉरी 25 से, तो 5 5 25, 5 15, 5 7 में लास्ट में 5 ही आएगा, जो कि सब में ही दे रखा है। तो यूनिट डिजिट का तो कोई मतलब बनता नहीं है। यहाँ पर ना 2 ऑप्शंस आएंगे, या तो हम क्वेश्चन को करें डिजिटल सम से, या फिर अपना जो लास्ट ऑप्शन है कि कैलकुलेट करके ही करना पड़े। दोनों में से चेक कर लेते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन से हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर मैं बात करूं डिजिटल सम की, तो डिजिटल सम चेक करते हैं सबसे पहले, क्या सबका अलग अलग आ रहा है या फिर सेम आ रहा है। हमारी बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, अगर मैं बात करूं तो आप इसको 7 से ही गुना करा दो, 7 से ही भाग करा दो, है ना। 7 चौक 28 नीचे बनेगा, 28 यानी कि 8 और 2 10, 10 यानी कि 1 और 0 यानी कि 1। नीचे तो भैया 1 हमने बना दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। ऊपर आ जाओ, अब 7 और 7 14 यानी कि 4 और 1 5, ठीक है। यहाँ से 7 और 5 12, 12 यानी कि 2 और 1 3, यहाँ से कितना आएगा 3, और ये कितना है 7, ठीक है। इसको करेंगे तो 7 तिया 21, ठीक है, और 5 तिया 15, यहाँ से जाएगा 2 और 1 3, 5 और 1 6 तिया 18 यानी कि 9। एट द एंड हमारा कितना बनेगा 9। अगर हम डिजिटल सम लगाते हैं तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 9। मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड में। अब चेक करेंगे ऑप्शंस की हेल्प से। देखो 5 5 10, 5 तिया 15, 17 और 1 18, यहाँ से कितना बचेगा 4, है ना। यहाँ से देखो कितना आएगा 4 3 7 और 9, है ना। 5 3 8 और 1 9, यहाँ से आएगा 9, ये हो सकता है। बाकी चेक कर लो, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 5 और 2 कितना बनेगा 7। यहाँ से देखो 7 और 2 9, है ना। 5 3 8 और 10 और 5 15, 5 और 1 6। हमें कितना चाहिए था मैम, हमें तो चाहिए था 9। ऐसा ऑप्शन जिसका डिजिटल सम कितना हो 9 हो, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है। ऐसा तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका कि डिजिटल सम कितना है 9 है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 4331.25। ऑप्शन नंबर बी जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। इस वाले क्वेश्चन का टारगेट यही था बस कि आपको 2 से 3 चीजें मैं बहुत अच्छे से सिखा सकूं। इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको 2 चीजें सिखानी चाहिए और मुझे लगता है आप लोगों को समझ भी आ गई होंगी। सबसे पहली बात तो टाइम को हमेशा किस में लेना है, ईयर में। और दूसरी चीज, जब ऐसे कैलकुलेशंस में फंस जाएं, जब ऐसे कैलकुलेशंस में अटक जाएं, तो हमें कैसे डिजिटल सम का यूज करना है। एक बारी मैं फिर से बता देती हूँ यहाँ पर क्या कुछ किया था, ठीक है। नीचे 4 था, अब मुझे ना इसको 1 बनाना है, तो अब मैं 4 की किससे गुणा करूं कि मेरे पास में 1 बन जाए। मैम आप 7 से करा दो, है ना। 7 चौक 28, 28 को करेंगे 8 और 2 10, 1 और 0 करेंगे 1, नीचे तो 1 आ गया, मतलब हमने जो ये पुट किया है ना ये वैल्यू बिल्कुल सही है। अब मैं अगर बात करूं थोड़ी सी ऊपर की, अगर मैं थोड़ी सी ऊपर वाले डिजिट्स की बात करूं तो यहाँ पर देखो, यहाँ कटपटा करके कितना 77 बच रखा है। 7 और 7 को जोड़ेंगे 14, 14 में भी 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 बचेगा एट द एंड। 7 और 5 12, 12 में भी 2 और 1 को जोड़ूंगी 3, यहाँ से कितना है 3 और यहाँ से कितना है 7, ठीक है। 5 तिया 15 और 7 तिया 21, यहाँ फिर से कर दो 5 और 1 6, 2 और 1 3, है ना। और यहाँ से कितना आएगा 6 तिया 18, 18 में भी 8 और 1 को जोड़ेंगे, लास्ट में कितना बनेगा 9। तो ये इतनी सब चीजें रब करके मैंने डायरेक्टली इसको 9 ही लिख दिया था ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये 9 कहाँ से आया है। वरना तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अगले 2 क्वेश्चंस तक यही चलता रहता कि वो 9 कहाँ से आया था, है ना। अगले 2 क्वेश्चंस और खराब हो जाते हैं उनके, तो इसलिए मैंने चीजों को फिर से रिपीट कर दिया ताकि एटलीस्ट आप लोगों को बेशक से नहीं एक क्वेश्चन कम कर लो, बट क्वेश्चन ऐसा कर लो कि पेपर में अगर आ गया ना तो उड़ाएंगे बहुत बढ़िया सा, है ना। क्वेश्चन उसको ऐसा कर लो कि अगर हमसे टकरा गया ना एग्जाम में और अगर करा हुआ क्वेश्चन होगा तो उसको उड़ा करके तो जरूर आना है, इतना कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है यदि संक्रिया को a स्टार b का मतलब है ये, है ना, a स्टार b का मतलब है a, फर्स्ट 1/a प्लस 1/b माइनस का 1/ab से प्रभाषित किया जा सकता है, तो 5:7 किसके बराबर है? कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ना रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, जो इसने ये एक तरह से बोल सकते हैं जो लॉजिक दे रखा है इसके अंदर, बस हमें दूसरे वाले डिजिट को लगाना है। 5*7 का मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ 5*7 है ना, 5*7 है। करना क्या है, 1 बाय फर्स्ट डिजिट, 1 के बाय में 5, ठीक है। फिर बोला है प्लस 1 के बाय में सेकेंड डिजिट कितनी है 7, माइनस का 1 बाय में दोनों की मल्टीप्लाई a इंटू बी यानी कि 7×5 = 35। एलसीएम कितना बनेगा, यहाँ से हमारे पास में 35, 5 से जाएगा 7 पे, 7 से जाएगा 5 पे, और माइनस का कितना आएगा 1, ठीक है। यहाँ देखो 5 में से 1 जाएगा 4, 7 और 4 11, और नीचे कितना है 35, यानी कि 11/35, 11/35। जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, कोई अलग से ही तीर मारने हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बोला ना रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन था, जो चीज दे रखी है उसके अंदर हमें बस वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालना था। क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो क्या दे रखा है निकालने मत बैठ जाना, ठीक है। सबसे पहली बात और सबसे आखिरी बात भी यही है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना तो वहां निकालने मत बैठ जाना, वरना बहुत बुरा पिटोगे, पहले बता रही हूँ, ठीक है। सीधा सीधा देखो 15 और 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, यानी कि आंसर में 225 तो होगा। पॉइंट छोड़ो यार, पॉइंट को गोली मारो, जब आएगा देखा जाएगा, पहले ये तो देख लो 15 का स्क्वायर 225 ही तो होता है। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 5 के नाम का सीधा 25 लगाओ, 1 से अगला क्या है 2, इन दोनों की गुना करा दो, 2 एकम 2, यानी कि आंसर कितना आएगा 225। 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225। ऑप्शंस को भी सेट कर लेंगे, ऑप्शंस को भी हम लोग सेट कर लेंगे। पहले ये तो चेक कर लें कि 225 कहां पर दे रखा है, यहाँ तो 256 256 256, मतलब ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर है। अगर यही क्वेश्चन मेरे पास एग्जाम में आता तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करती, बट फिर मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ, ताकि हो सकता है इतनी बुरी किस्मत लेकर के एग्जाम में जा रहे हो कि 2 ऑप्शन टकरा गए, तो फिर डेसिमल वाली चीज भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहां से इसका पॉइंट हटेगा तो उसके नाम के नीचे कितनी आएंगी 3 0, ठीक है। और यहां से इसका पॉइंट हटेगा तो उसके नाम के भी नीचे कितनी आएंगी 3 0, मतलब टोटल 3 और 3 6 0 के बाद में मुझे पॉइंट चिपकाना है, समझ आया। 6 0 के बाद में 6 डिजिट के बाद में मुझे पॉइंट चिपकाना है, यानी कि हमारे पास में लास्ट में तो आएगा 256, 3 हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 0 के बाद में 6 डिजिट के बाद में मुझे पॉइंट लगाना है। और स्टार्टिंग में हम लोग 0 तो लगाते हैं, है ना, स्टार्टिंग में 1 0 तो लगाते हैं। ये वैसे इसका सही आंसर होगा 225 आएगा ना, मैंने 56 क्यों लिख दिया, यहाँ कितना आएगा हमारे पास में 225, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, इसका एग्जैक्ट आंसर है। वैसे तो नन ऑफ द अबव हो ही जाएगा, इनमें से कोई नहीं, बट एग्जैक्ट अगर करना है तो उसके इसमें आएगा 0.000225, ये वाला जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या दिया है, किससे रिलेटेड है क्वेश्चन, ब्याज का कुछ सिस्टम दिख रहा है ना, ब्याज का कोई क्वेश्चन है, और उसमें भी किसका दे रखा है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। बट मैम क्वेश्चन सिंपल नहीं है, थोड़ी सी चीजें घुमा घुमा करके दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजों को बहुत स्मूथली बहुत प्यार से लेकर के चलेंगे और बहुत इजीली हम लोग आंसर भी निकालेंगे, ठीक है। देखिए इसने बोला है 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 13% की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो मूलधन क्या है। अगर यही क्वेश्चन आप किसी बुक में देखने जाओगे तो वहां बहुत बड़ा सा मेथड दे रखा होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 माइनस P इंटू आर इंटू टी बाई 100, फिर उन डिजिट्स को पुट करोगे और वहीं पर खेलते ही रह जाओगे पेपर में। इसका मतलब वो बुक्स वाला मेथड आपको यूज नहीं करना है, थोड़ी सी चीजों को स्मार्टली देखना है, ठीक है। अब देखो 1 साल का 12% का ब्याज है, तो 5 साल का कितना होगा 60%, है ना।
ना, 5 साल का कितना होगा 60%। ठीक है, दूसरी साइड देखो, दूसरी साइड क्या दे रखा है, 13% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। एक वर्ष में 13% का ब्याज है तो 4 साल का कितना होगा, 13 चौक 52% है ना, 52%। और इन दोनों का अंतर हमें कितना दे रखा है, इन दोनों का अंतर कितना है, 980 के बराबर है। यहां से अगर मैं अंतर निकालूंगी कितने का आएगा, 8% का, कितना है 980। मतलब मुझे 980 दे रखी है 8% की वैल्यू। ठीक है, और पूछ रखा है क्वेश्चन ने मूलधन कितना है। मूलधन का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का मतलब होता है 100%। जहां कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट से हो, अगर प्रिंसिपल पूछ रखा है तो आंख बंद करके वहां पर 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए यहां से थोड़ी सी काटापीटी कर लेते हैं, किस पे क्या जाएगा हमारे पास में, है ना। 4 से जाएगा 2 पे, ये जाएगा 25 पे, ये जाएगा 2 से कितने पे, 5 पे, है ना। यहां से मैं या फिर इसको काट ही लेती, इससे अच्छा तो इसको मैं काट ही लेती, इससे अच्छा तो इसको काट ही लेते हैं, ऐसे तो खिचड़ी बन जाएगी। 2 चौके 8 और फिर 2 नियम 18 और 0, लास्ट में एक तो आएगी 0, है ना। 25 ने में 2 to 5, तो यहां से बचेगा हमारे पास में 22, 25 चौके 100 और ये बनेगा 122, यानी कि 12250, 12250, या फिर बोल सकते हैं 12,250। ऑप्शन नंबर डी जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हुआ क्वेश्चन या फिर नहीं, एक बार फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ मैम इतना प्यारा सा क्वेश्चन था, इतना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। ठीक है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अब एक बात बताओ, सिंपल थोड़ी ना पूछेगा क्वेश्चन में कि 5 साल का 10% की दर से 10,000 पर ब्याज बता दो कितना होगा, ऐसे थोड़ी ना, इतना बेवकूफ तो एग्जामिनर भी नहीं है ना। तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें कि चीजों को लिंक कर रखा हो, चीजों को घुमा करके दे रखा हो, इस टाइप के क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को तो 2 बार ही देख करके जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। इसका आंसर करिए कितना आएगा। फिर से नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है। ध्यान से देख लेना, बीच पे प्लस का सिंबल दे रखा है और डिवाइड की भी कुछ बात कर रखी है कि 8 से रिलेटेड कुछ डिवाइड का भी दे रखा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और पूछ क्या रखा है, रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर की बात कर रखी है, ध्यान से देखना। थर्ड वाला ऑप्शन इसका मिसिंग है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो मतलब आंसर आने से मतलब है। वैसे भी इस वाले क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ है नहीं कि ऑप्शंस की हेल्प से क्वेश्चन करना था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसने बोला है इन सबको अगर मैं 100 तक का जोड़ दूं, सबसे पहली बात तो यहीं तक का क्वेश्चन मान करके चलो, यानी कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, है ना। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ पूरा बढ़िया से, क्या, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, n इंटू n+1 बटे में 2। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास में, संख्याएं कितनी है, 100 है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी हो गई, 100। n की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू n+1 101 बटे में कितना आएगा, 2। यहां से काट लो, कितने पे जाएगा, 50 पे, यानी कि यहां से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 5050। ये तो क्या है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इतने क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन है कि सबको जोड़ेंगे जब 100 तक तो आंसर कितना आएगा। मेन क्वेश्चन का मुद्दा तो अभी बाकी है कि जब इस संख्या को हम 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, इसको 8 से कर लो, है ना, 8 से कर लो, 6 पे 48, 4, है ना, ये जाएगा 8 छिक 8 5 40 और फिर बचेगा 5 और 0, है ना, 8 छिक 48, बचेगा कितना फिर से हमारे पास में 4। यहाँ से शेषफल कितना बचेगा हमारे पास में, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से, इस केस में हमारे पास में 4, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही है। एक बार इसको फिर से चेक करते हैं, 8 छिक 48 और 2 आएगा ना यहाँ से, तो एक सेकंड रुकना, एक बार इसको फिर से देखते हैं। 8 से कर रहे थे हम इसको, है ना, ये जाएगा 8 छिक 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 फिर से जाएगा, 8 एकम 8, शेषफल 2 आएगा, है ना।
रिमाइंडर कितना आएगा इस केस के अंदर, हमारे पास में 4 नहीं 2 आएगा। इस चीज को बस थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। रिमाइंडर यहां से कितना आएगा 2, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि हमारे पास में क्वेश्चन किसका आ गया, फिर से क्वेश्चन किस चीज का, फिर से क्वेश्चन किस चीज का आ चुका है हमारे पास में, ऋण यानी कि ब्याज से रिलेटेड, एक सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट से रीड करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसने बोल रखा है 13% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्ष के बाद में इतना प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि दी जानी चाहिए, है ना। एक सेकंड ध्यान रखना क्वेश्चन में, इसमें ना बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी कि मैम ये वैल्यू किसकी दे रखी है। फिर से रीड करो, 13% साधारण ब्याज यानी कि ये तो हो गया, यानी कि ये तो हो गया हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया टाइम। ठीक है, ये क्या हो गया, टाइम। दर से 4 वर्ष के बाद में इतना प्राप्त किया है, यानी कि ये क्या हो गया, अमाउंट। ये क्या हो गया हमारे पास में, मिश्र धन। ध्यान रखना, बस यही चीज इंपॉर्टेंट थी। कितनी राशि ऋण पर दी जानी चाहिए, यानी कि हमें निकालना है प्रिंसिपल, है ना। क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें प्रिंसिपल निकालना है। और अभी अभी बताया था प्रिंसिपल का मतलब होता है 100% हमें निकालना है, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। वापस से क्वेश्चन पर आओ, 13% है 1 साल का ब्याज बोल रखा है ना, वार्षिक साधारण ब्याज। वार्षिक का मतलब पूरे वर्ष का, तो 1 साल का 13% है, तो 4 साल का कितना रहा होगा, 52%, है ना। 4 साल का कितना रहा होगा, 52%। ये 52% क्या रहा है, ब्याज है। बट ब्याज की ना तो कोई बात क्वेश्चन ने कर रखी, तो हम क्यों करें, जब क्वेश्चन ने ब्याज का कोई जिक्र ही नहीं कर रखा, तो हम कौन होते हैं, हमें तो दे रखा है अमाउंट कितना है। और हर एक बच्चे को पता है क्या कि अमाउंट क्या होता है हमारे पास में, अमाउंट यानी कि मिश्रधन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में ब्याज, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं मूलधन प्लस में ब्याज, किसके बराबर होगा, मिश्रधन के। और प्रिंसिपल 100% है, ब्याज 52% है, मतलब मूलधन कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा, 152%। बट उसने तो बोल रखा है 1520 है ना, उसके अकॉर्डिंग इतना है। इसका मतलब मेरे पास में 1520 रुपए 152% की वैल्यू है, और टोटल क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। यही तो क्वेश्चन का मतलब हुआ। 1520 रुपए 152% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, बस यही हमारे पास में क्वेश्चन है। इसको काट लो, ये कट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास में, यहाँ से 1000, परसेंट से परसेंटेज हटा दो, सीधा सीधा आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 1000। या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही आया है। क्लियर हुआ क्वेश्चन या फिर नहीं, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम क्वेश्चन हम सबको समझ आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा थे, क्वेश्चन नंबर 11 ना, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दिया है इसने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या दे रखा है हमें कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, यानी कि हमें निकालने हैं टोटल प्राइम नंबर्स। निकालें तो बाद में, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर बात करें हम फॉर्मूला निकालने की, तो प्राइम नंबर्स निकालने का कोई भी फॉर्मूला इस दुनिया जहान में अभी तक तो नहीं बना है, क्योंकि प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर्स निकालते हैं ना, उसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपका इतना इतना गैप आएगा। जैसे इवन नंबर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 2-2 का गैप होगा। ओड निकाल सकते हैं, हमें पता है 2-2 के गैप में चीजें चलती हैं। तो इस तरह से जो अभाज्य संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर, वहां पर कोई ऐसा गैप फिक्स नहीं है। इसका मतलब हम लोग वहां पर फॉर्मूला कोई भी यूज नहीं कर सकते, हमें चीजों को डायरेक्ट कैलकुलेट करके ही निकालना पड़ेगा। अब मैं बात बता दूं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है
प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, अगर मैं लोकल में बात करूं, कोई डेफिनेशन वेफिनेशन याद मत करो, बस एक लाइन बोलूंगी उसको बिठा लेना अपने दिमाग में, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आएंगे और 1 की टेबल में आएंगे, बस बात खत्म, ठीक है। जो सिर्फ खुद की टेबल में आएंगे और 1 की टेबल में आएंगे वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, इस टाइप के जो डिजिट हैं ये सारे किसमें आएंगे, प्राइम नंबर्स में। तो आप लोग काउंट कर लेना अपनी 1 से लेकर के 100 तक के बीच में टोटल ऐसी कितनी डिजिट हैं, आप लोग अपनी काउंट कर लेना। मैं वैसे बता देती हूँ, टोटल आएगा हमारे पास में कितना, 25, ठीक है। टोटल कितना आता है हमारे पास में 25। इस चीज को अभी के लिए तो वीडियो को पॉज करके काउंट करना है और ये चीजें देखनी है कि आप 25 सही में आती हैं या फिर नहीं आती हैं, इस चीज को अपना देखना। 100% ये 25 ही आएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो आपने कोई ना कोई डिजिट वहां पर छोड़ दी होगी। अगर 25 से ज्यादा आया है तो किसी चीज को एक्स्ट्रा में काउंट कर लिया होगा, वो अपना देख लेना। कहने का मतलब अभी एक बार आपको जरूर चेक करना है क्या सच में 25 आता है, ताकि वो चीजें आपको याद रहें और उसके बाद सीधा इसको याद कर लेना कि 1 से 100 में टोटल कितनी आएंगी, 25 आएंगी, क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के जो कि हमें याद करने होते हैं। अब आप एक बात बताओ, पेपर में कोई मैं बैठ के वहां गिनने थोड़ी ना बैठूंगी कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है, इतनी देर में तो खेल ही खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो क्या दे रखा है, रेशियो एंड प्रपोर्शन से ही रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, क्योंकि जो पहले वाली लाइन दे रखी है ना, इस वाली लाइन में कंफ्यूजन बड़ी होने वाली है, तो बस यही है मेन क्वेश्चन, बाकी तो हम कर लेंगे। क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने, a बराबर है 2/3 ऑफ b। ये जो 3 है ये भाग में है, इसको मैं यहां से हटा करके अगर यहां लाऊं तो ये मल्टीप्लाई में होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इस चीज को मैं लिख सकती हूँ थ्राइस ऑफ ए बराबर है किसके, ट्वाइस ऑफ बी के, बिल्कुल सही बात है। दूसरी साइड भी सेम करेंगे, 5 को इधर लेकर के आऊंगी, यानी कि 5b बराबर है किसके, 3c के। ये बात भी बिल्कुल सही है मैम, यहां तक तो कोई भी दिक्कत हमें नहीं हुई। आगे क्या करना है, आगे तो कुछ नहीं करना, छोटा सा काम है। देखो आमने सामने वाले वैल्यू आंसर होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ, आई होप हर एक बच्चे को क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो a के सामने कितना है 2 और b के सामने कितना है 3, इसका मतलब a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू कितनी है, 3 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ b के सामने कितना है 3 और c के सामने कितना है 5, यानी कि b की वैल्यू तो हो गई 3 और c की वैल्यू कितनी हो गई 5। क्वेश्चन ने पूछ क्या रखा है हमसे, क्वेश्चन ने पूछा है a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू कितनी है, वही हमने निकाल दिया 2, 3 एंड 5, 2 रेशियो 3 रेशियो एंड देन 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जिस किसी का भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर आया है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखो क्या दे रखा है, फिर से ये ब्याज से रिलेटेड कुछ दिख रहा है ना, फिर से ये ब्याज से ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिख रहा है। फटाफट से देखो कि क्या पूछ रखा है क्वेश्चन ने और कैसे हमें क्या इसका आंसर करना है। वही 3 स्टेप में हम लोग करेंगे, क्वेश्चन पढ़ो, उसको एनालाइज करो और आंसर निकालो। वही 3 स्टेप हमारे हर एक क्वेश्चन में रहेंगे, चाहे क्वेश्चन हमारा एडवांस मैथ्स का हो, चाहे क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम टाइप चाहे क्वेश्चन हमारा किसी भी अर्थमेटिक के टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। चलिए इसने बोला था 1750 के ऋण पर यानी कि ब्याज पर 5% मासिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, प्यारा कहां से हुआ है, इस वाले डिजिट से, ठीक है, इस वाले डिजिट से। बहुत सारे बच्चों का आंसर इस केस में गलत आएगा, इतना तो मुझे पता है, और जिसका भी गलत आए ना ईमानदारी के साथ में कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर कि हमारा गलत आया है, ठीक है। चलो नॉर्मली ये जो ब्याज की दर होती है ये हमें वार्षिक दे रखी होती है और वार्षिक ही लेकर के हमें चलनी है।
बट इस केस में इस वाले क्वेश्चन में ट्विस्ट ही ये है कि यहाँ पर वार्षिक ना देते हुए मासिक यानी कि महीने की दे दी। एक महीने की दर है 5%, तो वार्षिक कितनी रही होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में ईयरली कितनी आएगी, 12 5 60%, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा, जब एक महीने की 5% है तो 12 महीने की कितनी रही होगी, 60%। अब कर लो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ लोन ऑफ इतना, यानी कि ये दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल, ये दे दिया टाइम, और रेट हमने निकाल ही लिया, कितना है 1750 पर, है ना। P इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 60, इंटू में टाइम कितना है 2 वर्ष का, और नीचे क्या लगाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचेगा कितना 175 गुना 12, है ना। 12 5 60, इसको वैसे भी तो कर सकते थे ना, 60 है तो एक तो जीरो आएगी ही आएगी, एक ही जीरो आएगी, है ना। 2 जीरो वाले तो वैसे भी हटा दो, सिंगल ही जीरो में हमारा काम बनने वाला है, सिंगल जीरो में ही आंसर आएगा। तो दूसरे जो 2 जीरो वाले ऑप्शंस है ना, उनको तो वैसे ही साइड में कर दो, क्योंकि 12 5 60 के नाम की एक ही जीरो बनेगी, ठीक है। उसके बाद देखो 60 यहां से जाएगा 84, और यहां से कितना 90, है ना। 84 और 6 कितना 90, 12 एकम 12, और यहां से कितना बनेगा 21, मतलब डबल जीरो में ही आंसर आएगा। वो चीज चलो कोई नहीं, डबल जीरो में ही आंसर आएगा, सिंगल वाला नहीं बनेगा। बाद में भी तो डिजिट थी, वो भी तो चेक करनी पड़ेंगी, सही बात है। आंसर कितना बनेगा यहां से हमारे पास में 2100 2100, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो यहाँ बी आना था, बट नहीं, अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर है 2100, उन सभी का बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं साइड में हो जाती हूँ ताकि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग बहुत इजीली स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए क्या दे रखा है, कैसे करना है, क्यों करना है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सारी चीजों को बहुत अच्छे से इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। इसने बोल क्या रखा है, सबसे पहले तो यही देख लो। इसने बोला है दो संख्याओं का अनुपात इतना है, अगर उनके वर्गों का अंतर इतना है तो उनका जोड़ कितना होगा। रेशियो से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पर ना गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्वेश्चन ने रेशियो क्या दे रखा है, 7:4 है, मैं लिख लेती हूँ 7x है और 4x है। x यहाँ पर चिपका लेना, वरना गलती बहुत ज्यादा होगी। उनके वर्गों का अंतर, 7 का वर्ग आएगा 49 x का स्क्वायर, और माइनस में 4 का जाएगा 16 x का स्क्वायर। अंतर कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 33, है ना। अंतर कितना बनेगा यहाँ से मेरे पास में 33 का, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, कितना बनेगा 33 x का स्क्वायर, और ये बराबर किसके, इसको नीचे ही लिख लेते हैं 33 x का स्क्वायर ना, ठीक है। कितना आएगा, 9 में से 6 गया 3 और 3, और किसके बराबर है 297 के बराबर है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, चीजों को यहाँ से काट लेंगे। 11 से जाएगा 3 पे, 11 से ही कर लो ना सीधा, 11 से जाएगा 27 पे, 3 से जाएगा 9 पे। ये 9 वैल्यू x के स्क्वायर की है, ध्यान रखना x की नहीं है, ठीक है। ये जो 9 वैल्यू है वो किसकी है, x के स्क्वायर की है। इसका मतलब आपके x की वैल्यू कितनी आएगी 3, ना कि 9। उसके बाद बोला है उनका जोड़ कितना है, कर दो। 7 और 4 कितना आएगा 11, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास में 33। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से मेरे पास में 33, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं बाहर हो जाती हूँ, आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। जिसको भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट चाहिए फटाफट से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। 15 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और इतने ही क्वेश्चंस हैं, है ना। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारे क्लास में, इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी क्लास में, यानी कि 15 क्वेश्चंस का एक बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही प्यारा सा प्रैक्टिस सेट आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया है। आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए, और खास करके जो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस थे, इतने प्यारे प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नहीं समझ आए हो तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, बट उन क्वेश्चंस को अपना कंप्लीट जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप जितनी भी चीजें बताई हैं
बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप लोगों का कोई भी फीडबैक है, अगर आप लोगों को कुछ भी चेंजमेंट चाहिए क्लास में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।